Hello students, welcome to class 12th. I am Yogita Singh, your political science teacher. और आज की डेट है 19 जनवरी 2022। बच्चों, सबसे पहले तो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि कोविड की वजह से आपकी ऑनलाइन क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं, तो आप जो है इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अपने स्टडी पर, बुक रीडिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें। आपने टर्म 1 में देख लिया है, सारा का सारा बुक में से ही आया था। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा हमें भी नहीं पता, तो जितना भी फोकस डालें वो अपना सेल्फ रीडिंग पर डालें। अच्छे से ज़्यादा चैप्टर्स को रीड करें और उसको समझें, ठीक है, क्योंकि चैप्टर से ही आएगा सब कुछ, बाहर से कुछ नहीं आएगा। इसके साथ साथ चैप्टर रीड करने के साथ साथ आप जो वीडियो आती हैं उनको भी देखें और चैप्टर को ध्यान से समझें। सिलेबस मैं आपको वैसे ही बता चुकी हूँ कि आपका जो है बुक जो 1 है उसमें से आपके 3 चैप्टर आने हैं। इसमें एक आएगा चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया और चैप्टर 9 वैश्वीकरण। ये 3 चैप्टर बुक 1 में से आने हैं, ठीक है। और जब बुक 2 कराऊंगी तो मैं आपको उसमें से आपको चैप्टर बताऊंगी। तो आज जो है हम इसमें से चैप्टर 4 पढ़ेंगे जो टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर होगा। तो ये है आपका सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसके अंदर हम देखो, इससे पहले हमने कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था, एंड ऑफ बायोपोलिटी के बारे में पढ़ा था, है ना। कोल्ड वॉर किस किस के बीच हुआ था, उसका एंड कैसे हुआ, एंड के बाद क्या हुआ, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो है संघ बटे और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र मिले हमें। इसमें क्या हुआ था कि 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीतिक में 2 ध्रुवीय विश्व के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को ही सीमित करेंगे, ठीक है। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र यानी आसियान जिसको बोलते हैं, ठीक है। यूरोप में तो यूरोपीय संघ बना और दक्षिण में आपका जो है एशिया में जो है आसियान बना था, ठीक है, का जो उदय हुआ था शक्ति के रूप में। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाके में चलाने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर बहुत ही तरीके से जो है समाधान ढूंढा। तो आज हम जो है इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो है हमारा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आसियान के बारे में पढ़ेंगे। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, युद्ध समाप्त हुआ, तब यूरोप के अनेक नेता दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, ये आपका 39 में शुरू हुआ था और 42 में ख़त्म हुआ था, है ना। तो जब ये ख़त्म हुआ तो अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। इनके विचार चल रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय संघ के आपसी संबंध बने थे। 1945 तक यूरोपीय संघ ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होती भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप और शीत युद्ध में भी मदद मिली, क्योंकि जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद फिर क्या शुरू हो गया था, कोल्ड वॉर शुरू हो गया था अमेरिका और उसके बाद सोवियत संघ के बीच में। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद करी। ये मदद करी इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। जो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था में जो भी पुनर्गठन के लिए जो भी मदद करी उसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। इसे अंडरलाइन कर लेंगे। अमेरिका ने नाटो का समूह किसने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था। तो अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को क्या मिली, उनको आर्थिक मदद दी गई इसके माध्यम से, ठीक है। ये एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू करी। फिर 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अलग कदम साबित हुआ। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। इसे एकीकरण का काल कहा जाता है और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिस्ट का गठन हुआ। तो इसे अंडरलाइन कर लेंगे कि इकोनॉमिक कम्युनिस्ट का गठन कब हुआ था यूरोपियन का, तो वो हुआ था 1957 में। इसमें क्या था कि यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप
प्राप्त कर लिया। सोवियत गुट के पतन के बाद, जब सोवियत संघ खत्म हो गया, इसके बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई। 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामले, न्याय से जुड़े मुद्दे पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता जो है तैयार हो गया। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफ़ी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा है। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनने की कोशिश तो असफल हो गई, क्योंकि जो यूरोपीय संघ है यहाँ पर जो है संविधान बना, लेकिन वो ना के बराबर है, ठीक है। लेकिन इसका अपना झंडा है, अपना गान है, इसका गान स्थापना दिवस है और अपनी इसकी मुद्रा है सोवियत संघ की, लेकिन संविधान के अनुरूप ये कोई काम नहीं करते हैं। अन्य देशों में संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली थी। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश करी। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। ये प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे। अब यहाँ पर देखिए झंडा है, ये यूरोपीय संघ का झंडा है, ठीक है। ये झंडा आपसे पूछ भी सकते हैं एग्जाम में कि किसका झंडा, तो आप बताएंगे यूरोपीय संघ का झंडा। ऐसा पता है, इसमें पूछा जाएगा कि सोने के रंग के जो सितारे हैं वो किस चीज़ का प्रतीक है। तो जो सोने के रंग के जो सितारे दिखाए गए हैं वो यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इस तरफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें फिर पूछ लेंगे कितने सितारे, 12 सितारे हैं। क्यों हैं? क्योंकि 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो ये मैप की स्टडी कर लेना, एग्जाम में पूछ लेते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। अब इसमें उसके बाद देखिए, मैंने इसमें आपको बताया कि अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे कि जो ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी अब वह यूरोपीय संघ को दे दी जाए, ठीक है। यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पे भी असहमति रही कि किसको हमें शामिल करना है, किसको नहीं। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। 2005 की बात करें, 2005 में ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी यूरोपीय संघ, ठीक है। इसका जो जीडीपी था वो था 12,000 अरब डॉलर से ज़्यादा, ठीक है, जो अमेरिका से भी थोड़ा ही ज़्यादा था, ठीक है, यानी कि अमेरिका के बराबर ही समझ लो इसको, ठीक है। इसकी मुद्रा जो है यूरो, अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकते हैं। अब दिख रहा था कि जो यूरोपीय संघ है वो अमेरिका से ऊपर निकल जाएगी। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है और इसके चलते हुए अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव उसके नज़दीकी देशों पर भी नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी है। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में भी जो है ये काम करता है यूरोपीय संघ, ठीक है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश कौन? ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, ठीक है। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के एक उदाहरण है। चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामले पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह यहाँ पर आएगा कि इस अस्थायी सदस्यों में शामिल है, यानी कि यूरोपीय संघ के कई और देश ऐसे हैं जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य भी हैं, यानी कि यूरोपीय संघ से काफ़ी देश हैं जो सुरक्षा परिषद में देखने को मिलते हैं। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों को हाल के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है। चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामले पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज़्यादा प्रभावी साबित हुई। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। अगर हम बात करें सैनिक ताकत की कि जो सेना की जो ताकत है वो ज़्यादा कहाँ पर है, तो हम कहेंगे कि यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना ताकत है। पहली तो अमेरिका के पास ही है ना, तो दूसरा यूरोपीय संघ के पास है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है, ठीक है। जब ताकत है तो रक्षा बजट भी इसका सेकंड नंबर पे ही होगा। यूरोपीय संघ के 2 देश कौन? ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं और अनुमान है कि इनके जखीरे में करीब 550 परमाणु हथियार हैं।
अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसमें जो है यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। तो आप ये जो पैराग्राफ है बहुत अच्छे से रीड करेंगे, इसमें मेन पॉइंट आपको बताए गए हैं। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामले में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके हाथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस मामले में खिलाफ थे। ठीक है, यानी जो जब ये अमेरिका ने इराक पर हमला किया था तो जो टोनी ब्लेयर थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो तो साथ थे अमेरिका के, लेकिन जो जर्मनी और फ्रांस थे वो इसके खिलाफ थे कि अमेरिका ने गलत किया है। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। यही कारण है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने मजिस्ट्रेट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। इससे विदेशी और रक्षा मामले में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है। ये जो आपके सारे के सारे यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, तो ये डेट वाइज है, इनको भी थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हमारा नया टॉपिक आता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे हम बोलते हैं आसियान। ये भी बताएंगे कि हमें कितने देशों को मिलकर बनता है आसियान। पहले तो हम पिक्चर देख लेते हैं। पिक्चर में दिखाया गया कि 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश करी थी। ठीक है, लेकिन ये कोशिश कैसे रही, नाकाम है। मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय संघ का सब कुछ है, उसके पास झंडा है, गान है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास उसका अपना संविधान है, लेकिन ना के बराबर है। इसी को लक्ष्य करके ये कार्टून बनाया कि कार्टूनिस्ट ने यूरोप संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में बताया कि मतलब संविधान आया और चला गया। इस टाइप से कुछ इस तरह से दिखाया गया है संविधान को। ठीक है, यूरोपीय संघ में। दुनिया के नक्शे पर एक नज़र डालें। आपके ख्याल में कौन से देश एशिया के दक्षिण क्षेत्र में आने वाले कि कौन से ऐसे देश हैं जो एशिया के दक्षिण हिस्से में आते हैं? दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान, ठीक है, एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोप और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ है तथा भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई। युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसे शीत युद्ध के दौरान में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव को भी झेलना पड़ा। टकराव और भागाभाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्वी एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था, जो ये प्रॉब्लम चल रही थी। तो बांडुक सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने का प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। इसी के चलते जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने एक संगठन बनाया आसियान, जिसे बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन। इसे बनाने का एक वैकल्पिक पहल करी। ठीक है, ये क्या था? इसका मतलब ये था कि जितने भी ये देश थे संगठन में, ये जो है आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। 1967 में इस क्षेत्र के 5 देश आए थे। स्टार्टिंग में 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना करी थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे कि कब और कितने देशों ने मिलकर करी थी। तो 1967 में 5 देशों ने मिलकर कहाँ पर बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना करी थी। और ये देश कौन कौन से थे? 5। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, ये आप अंडरलाइन कर लेंगे। आसियान का उद्देश्य क्या था? आसियान का उद्देश्य पूछने थी, आसियान का उससे उद्देश्य क्या है? तो आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना, ठीक है, और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसी का उद्देश्य था। ये भी सब अंडरलाइन करते चलेंगे। बाद के वर्षों में बेनब्रिन, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए। अब ये भी आप ऐड कर लेंगे कि कौन से आपके पहले शुरुआत के 5 देश थे और कौन से 5 देश बाद में मिले। ठीक है, तो बाद में कौन कौन से 5 देश मिले? दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये बाद में 5 और मिल गए, तो उसकी संख्या कितनी हो गई आसियान की? 10 हो गई। ठीक है, यूरोपीय संघ की इस तरह इसने खुद को अंतर्राष्ट्रीय अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य
व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया और इसको आसियान शैली कहा जाने लगा। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि इसमें सारे देश मिलकर, जितने भी इसके देश थे आपस में, सबको एक समान अधिकार था, एक साथ मिलकर काम करना था। ठीक है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्य को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभ के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाया, और जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निरपेक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की। आसियान के दृश्य की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। तो अंडरलाइन कर लेंगे, क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई? 1994 में। फिर उसके बाद बुनियादी रूप से आसियान जो है एक आर्थिक संगठन था। ठीक है, आर्थिक रूप से काम करता था, आपस में जो ये कंट्री थी आपस में आर्थिक सपोर्ट करने के लिए काम करती थी, और वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र को कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है, पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेज़ी से हो रहा है। इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए भी बना है, यानी कि ये जो 10 जो कंट्री हैं इनके बीच में अगर कोई आर्थिक विवाद है या कोई डिस्प्यूट है उसको भी निपटाने के लिए भी ये काम करता है। ठीक है। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल सबसे पहले अमेरिका और चीन ने कर भी दी है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में कहा था, ये कौन सा विजन है? विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति की ये बात निकली है, यानी कि जो अमेरिका और चीन जैसे देश हैं इतने बड़े बड़े, वो भी जो है इनसे मिलकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं और व्यापार करने के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की, जो साल में एक बार होती है। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसी तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना दिया। शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जब शुरू में आसियान बना, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश करी और भारत ने 2 आसियान सदस्य कौन कौन, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया कि इनके साथ ये मुक्त व्यापार करेंगे। किसके साथ? सिंगापुर और थाईलैंड के साथ। भारत आसियान के साथ ही मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यानी कि जो ये आसियान है इसमें पावर जो है वो इसलिए है कि वो अपने देशों के साथ भी तालमेल बिठा कर रखता है, सहभागी सदस्यों के साथ भी तालमेल बिठा कर रखता है, प्लस जो बाहर के देशी संगठन है उनके साथ भी उसका जो है निरंतर संवाद रहता है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामले में चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका पिक्चर है, पूछ लेते हैं कि ये किस चीज़ का झंडा है, तो आप बताएंगे आसियान का झंडा है। ठीक है। आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियाँ, कितनी बालियाँ दिखाई गई? 10 बालियाँ दिखाई गई। क्या चीज़ ये बालियाँ हैं। ठीक है।
बालियाँ क्या है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं। मैंने बताया 10, पहले शुरुआती में 5 देश थे, फिर बाद में 5 और जुड़ गए, तो ये 10 देशों को इंगित करता है, जो ये 10 बालियाँ हैं गेहूँ की, ठीक है। और ये क्या दिखाती हैं, जो एक साथ हैं, ये दिखाती हैं जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। ये 10 देश जो हैं ये आसियान के, ये आपस में जो है मित्रता और एकता के धागे से बंधे हुए हैं। वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है, और जो ये गोल घेरा है ये आसियान की एकता का प्रतीक है। तो ये पिक्चर जो है बहुत अच्छे से देख लेना कि इसमें से ये भी आपसे पूछ लेते हैं, ऐसे 3-4 क्वेश्चन इसमें से पूछ लेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये मैंने आपको आज यहाँ तक पढ़ा दिया है। आप जो है वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, चैप्टर को बार बार रीड करेंगे, जो बीच बीच में पॉइंट है उनको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, उन्हें अच्छे से उन पर फोकस करेंगे, पिक्चर्स पे फोकस करेंगे, ठीक है, और ध्यान से पढ़ेंगे इसको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।